हेलो एवरीवन, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। मैं सिर्फ 2 वीडियोस में मींस 1.5 आवर्स और अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा रिवीजन करवा दूंगा और उसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में भी आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद डी ब्रोगली से लेके वेव मैकेनिकल मॉडल तक हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 उसमें कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बता दूं, इसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देके न्यूमेरिकल पार्ट और डेरिवेटिव अप्रोच पे ज्यादा जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर रिव्यू 1। तो इस पार्ट में मैं रदरफोर्ड मॉडल से पहले की जितनी भी चीजें हैं वो कवर नहीं करने जा रहा हूं। यहां पे हम रदरफोर्ड मॉडल के एप्लीकेशन जो हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, वहां से शुरू करेंगे चैप्टर को। एप्लीकेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो, इससे पहले जितनी भी चीजें आती हैं लाइक थॉमसन मॉडल है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, लाइक कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, वो सारी चीजें थ्योरेटिकल है और जेई और नीट दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसलिए एक बार वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आप इसको पढ़ के देखिएगा, आप इजीली समझ पाएंगे उसको, बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं होगी उसमें। जो मेन पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो अपने स्टार्ट होता है रदरफोर्ड मॉडल के बाद, जहां से पूरा डेरिवेटिव पार्ट एंड न्यूमेरिकल पार्ट इसके बाद ही होता है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल का एक बेसिक आइडिया दे देता हूं मैं तुम्हें। रदरफोर्ड ने बोला था कि अगर एक गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल लिया और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई। जैसे ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल की इस पे बम्बार्डिंग कराई, इसके पीछे जेडएनएस की स्ट्रक्चर लगा दी, एक जेडएनएस की लेयर लगा दी, स्क्रीन ली, उस पर जेडएनएस की लेयर लगा दी। इससे होगा क्या, जैसे ही कोई पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल जाके इस पे क्लिक करेगा, यहाँ पे स्पार्किंग होगी, अपने को एक स्पार्कलिंग दिखाई देगी। सो उन्होंने जैसे इस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, उन्होंने देखा मैक्सिमम पार्टिकल बिना डेविएट हुए सीधे निकल जा रहे थे। कुछ पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल्स पे डेविएट हो रहे थे एंड बहुत रेयरेस्ट पार्टिकल थे जो बाउंस बैक कर रहे थे, यहाँ पे जाके वापस इसी पाथ पे रिटर्न हो जा रहे थे। और उस बेसिस पे उन्होंने बता दिया कि एटम का मैक्सिमम मास और उसका पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पे रहता है एंड बाकी सारा स्पेस वेकेंट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। जो सेंटर पार्ट है उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और उसका पूरा मास रहेगा एंड इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, ये उन्होंने बता दिया। अब इस मॉडल की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिससे हमें न्यूमेरिकल पूछा भी जा सकता है और उसका डेरिवेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है वो एप्लीकेशन? उस एप्लीकेशन का नाम है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बारे में। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होती है? तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये समझिए आप। हमने कोई एटम लिया, जैसे रदरफोर्ड ने गोल्ड एटम लिया था, गोल्ड का एटम लिया था, ये उसका न्यूक्लियस है एटम का, सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड है। अब अगर हम किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, लाइक रदरफोर्ड ने जहां पे अल्फा पार्टिकल को इस पे बम्बार्ड कराया था, तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहां तक आएगा, यहां से लेके यहां तक मूव करेगा न्यूक्लियस की तरफ। अब हमें पता है अगर एग्जैक्ट सेंटर पे है तो ये कभी भी न्यूक्लियस को परफेक्टली टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस एक मिनिमम पॉइंट पे आगे यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्सन हो जाएगा, और जब रिपल्सन मैक्सिमम हो जाएगा तो ये जो पार्टिकल है ये यहां से वापस रिटर्न कर जाएगा, इसी पाथ पे पहले आया, यहां से वापस रिटर्न कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे मैक्सिमम रिपल्सन हो गया था और इससे ज्यादा पास अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, अगर हम इसकी स्पीड को ना बढ़ाएं, तो ये इससे ज्यादा पास नहीं जा सकता। दैट्स वाई ये जो डिस्टेंस बच गई न्यूक्लियस के और इस एटम के जहां तक आया, सॉरी ये पार्टिकल जहां तक आया, उसके बीच में जो डिस्टेंस बच गई, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्योंकि ये वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, ये वो कम से कम डिस्टेंस है जहां पे ये पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच कर सकता है। सो इट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसको आर नोट से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली हम। ठीक है जी, ये तो हम समझ गए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होती क्या है, हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको जल्दी से एक डेरिवेशन बता रहा हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है डेरिवेशन को, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख के भी इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। डेरिवेशन याद रख पाओ तो और अच्छी बात है। तो देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, मुझे ये पता है कि ये पार्टिकल यहां से आ रहा था, मैं मानो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा था, तो जब ये आ रहा था तो ये परफेक्टली मूविंग कंडीशन में था। और जब भी कोई चीज परफेक्टली मूविंग कंडीशन में होती है तो इसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट होता है। तो जब कोई चीज मूव कर रही है उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। अगर वो परफेक्टली मूव कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई उसकी। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी उसके साथ ये मूव करके आ रहा था, और जैसे ये न्यूक्लियस के मिनिमम डिस्टेंस पे आया उसके बाद ये वापस बाउंस बैक करेगा।
तो क्या ये यहां आके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा नहीं? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोचो, आपने कोई बॉल ली है और उस बॉल को आप हवा में उछाल रहे हो, तो जैसे ही ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पे चली जाएगी जहां से वो वापस नीचे आएगी, अब वहां पे जाके पहले वो रुकेगी, एक बार ऊपर की तरफ वाली मोशन को रोकेगी एंड देन नीचे की तरफ वापस मूव करना स्टार्ट करेगी। तो यानी यहां पे आके पहले अल्फा पार्टिकल, यहां पे मैं अल्फा पार्टिकल को लेके कर रहा हूं ये एक्सपेरिमेंट, तो अल्फा पार्टिकल यहां पे आके रुकेगा एंड देन यहां से वापस मूव करना स्टार्ट करेगा, बाउंस बैक करेगा। तो जिस टाइम पे ये रुका उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि इसकी जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पे इसमें टोटल कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और सिंस ये रुका हुआ है इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी इस टाइम पे क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये चार चीजें हमें समझ में आ गई। तो यहां से अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसके बारे में कि अगर मैं ये बोलूं इनिशियली इसमें कुछ एनर्जी थी, फाइनली इसमें कुछ एनर्जी थी, तो हर एक पार्टिकल की, हर एक प्रोसेस की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से एनर्जी कंजर्वेशन का रूल। तो मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पे आने से पहले या जब वो मूव कर रहा था तब जो थी, वही टोटल एनर्जी यहां आने के बाद रहेगी। यानी टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर रहेगी टोटल एनर्जी फाइनल के। इनिशियली टोटल एनर्जी कितनी थी, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है इनिशियली उसकी, तो इनिशियली उसकी टोटल एनर्जी हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। एंड फाइनली इस पॉइंट पे आके वो रुक चुका है, तो इसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई उस टाइम पे, इसलिए फाइनल जो टोटल एनर्जी है वो उसकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को हम उसके मास और वेलोसिटी की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो m इज मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एंड पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पता है। अगर इस पे चार्ज q1 है एंड इस पे चार्ज q2 है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k इंटू q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई r, वेयर q1 इज चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, q2 इज चार्ज ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड r इज डिस्टेंस बिटवीन देम। सो Q1 एंड Q2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Q1 यहां पे मैं अल्फा पार्टिकल, अब मैं दो फॉर्मुलाज बताऊंगा तुम लोगों को यहां पे, एक अल्फा पार्टिकल के लिए, दूसरा कोई भी पार्टिकल उसके लिए अप्लाई कर सकते हो आप। पहले अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हमें पता है कितना होता है, Q1 में अल्फा पार्टिकल का चार्ज ले रहा हूं तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, +2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो ड्यूअली चार्ज हीलियम आयन होता है, तो इस पे चार्ज हो गया +2 इंटू ई। एंड Q2 मैं यहां पे जरूरी नहीं गोल्ड एटम, कोई भी एटम ले रहे हैं हम जिसका एटॉमिक नंबर Z है। अगर इस एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर Z है तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी Z होंगे, और अगर प्रोटॉन Z होंगे तो एक प्रोटॉन पे +e चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया उसके न्यूक्लियस पे, प्लस ऑफ Z इंटू ई, क्योंकि एक पे चार्ज +e है तो Z प्रोटॉन्स पे चार्ज हो जाएगा Ze। तो ये Q1 एंड Q2 की वैल्यू आ गई अपने पास, ये हम यहां पुट करेंगे और यहां से डायरेक्ट ये जो R है, यहां पे R जो है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम यहां फाइंड आउट कर रहे हैं और इस टाइम पे जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बची वही तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, तो R की जगह हम R0 पुट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें अगर हम इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में तो हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का। तो हम यहां से लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू k इंटू 2e इंटू ZE डिवाइडेड बाई R0। सो R0 विल बी 2 into 2 4, it will be 4k ZE square divided by mv square। ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया जब आपको किसी पार्टिकल का मास दे रखा हो, उसकी वेलोसिटी दे रखी हो, सॉरी ये जब आपको अल्फा पार्टिकल का मास दे रखा हो, उसकी वेलोसिटी दे रखी हो और किस एटम पे हम उसको बम्बार्ड करा रहे हैं वो दे रखे हो, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर अल्फा पार्टिकल की जगह कोई दूसरा पार्टिकल आ गया तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे वो डायरेक्टली देख लो। अगर कोई दूसरा पार्टिकल हुआ तो उसमें जो Q1 है, इस Q1 की वैल्यू C हो जाएगी, उसका जो भी चार्ज है, हमें नहीं पता कि उस पर +2e चार्ज है, +5e चार्ज है, e चार्ज है, कितना चार्ज है, जो भी चार्ज है गिवन होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो बस 2e की जगह हम क्या पुट कर देंगे, C। एटम को तो अभी भी हमने जेड माना है तो जेड ही रहेगा, तो एटम तो जेड ही रहेगा, जेड और ई में, एक ई में कोई चेंज नहीं होगा, +2e की जगह सिर्फ क्या जाएगा, C आ जाएगा अपने पास, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो जब अल्फा पार्टिकल की जगह कोई और दूसरा पार्टिकल दे रखा हो उस टाइम पे R0 का फॉर्मूला बस आप लगा देना 2kZe into C divided by mv square, where m is mass of that particle, C is charge of that particle, Z is atomic number of atom, V is velocity of that particle and K के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए आप बस K की वैल्यू याद रख लो, K की वैल्यू होती है 9 into 10⁻⁹। इसको लिख भी सकते हो यूनिट भी आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K है, K की अभी के लिए आप वैल्यू याद रख लो बस। क्या होता है, कैसे, इस डिटेल में इसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में।
तो ये अपने पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला अल्फा पार्टिकल के लिए, ये फॉर्मूला अल्फा पार्टिकल के लिए कोई और पार्टिकल हो उसके अलावा, तो आप डायरेक्ट ये दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करके क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैलकुलेट कर सकते हो, या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप यहां से इजीली सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन रदरफोर्ड मॉडल का जनरली पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी कहीं स्टेटमेंट टाइप या कैसा भी क्वेश्चन आ गया तो आप सोल्व कर पाओ उसको इजीली, इसलिए वो भी देख लेते हैं। किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴। ये आप डायरेक्ट याद रखना, किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस उसके एटॉमिक मास के, उस एटम के एटॉमिक मास के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है यहां से इंपॉर्टेंट वो ये कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ एटम का अगर हम रेशियो निकालें तो ये रेशियो हमेशा 10⁻⁻5 आता है, यानी एटम की रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस से 10⁻5 टाइम्स होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज टू फाइंड नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल ऑन ए पर्टिकुलर एंगल। अगर हम n को नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल ऑन ए पर्टिकुलर एंगल मान लें कि किसी भी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे n नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा sin⁻⁴ θ/2। जो भी थीटा है, जिस भी एंगल पे अपने को पता करना है कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसका θ/2 करके साइन लेके उसका ⁻⁴ कर दीजिए, आपके पास डायरेक्टली वो आ जाएंगे, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल जो है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। तो ये तीन एप्लीकेशन है रदरफोर्ड की जिनसे हमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर तीनों आपको याद है और रदरफोर्ड मॉडल की थ्योरी आपको पता है तो रदरफोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आइडिया है हमें, वो मैंने नहीं बताया यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आप पढ़ते आए हो काफी पहले से और आपको पता है आपकी वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये चीज सबको पता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उनको प्लैंक से पहले तक वेव माना जाता था, क्योंकि वो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, ये भी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉलो करती थी, इसलिए उन्हें वेव की तरह कंसीडर किया जाता था एंड मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन से उन्हें एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन प्लैंक ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे हम, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्लैंक ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। जी हां, अकॉर्डिंग टू प्लैंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती हैं। पार्टिकल नेचर शो करने का मतलब है कि अब तक माना जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव की फॉर्म में मूव करती है, जब भी प्रोपोगेट होगी तो लाइक दिस ऐसे एनर्जी ट्रांसफर करेगी वो, लेकिन प्लैंक ने बोला कि जी नहीं, ये पार्टिकल फॉर्म में होती है और पार्टिकल के बंडल्स की फॉर्म में या एनर्जी के बंडल्स की फॉर्म में हमेशा मूव करती है। लाइक अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपोगेट या मूव कर रही है तो बहुत सारे एनर्जी के बंडल या बहुत सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे लाइक दिस। तो ये प्लैंक ने अपने को बता दिया कि पार्टिकल नेचर होता है। अच्छा, इसे दो चीजें हो गई, एक तो पहली चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंटिन्यूस मोशन जो था वो खत्म हो गया, अब इनका डिस्क्रीट मोशन आ गया, अपने पास एनर्जी के बंडल्स की फॉर्म में मोशन आ गया। नेक्स्ट प्लैंक ने बोला कि ये जो एनर्जी के बंडल्स हैं जिनकी फॉर्म में मूव कर रही है इनको अपन क्वांटा बोलते हैं, इनको क्वांटा या फोटोन नाम दिया गया। इन स्मॉलेस्ट बंडल्स को हम क्वांटाज या फोटोन्स बोलते हैं और इन फोटोन्स की फॉर्म में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपोगेट करती है। दूसरी चीज, एनर्जी हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगी। क्यों? क्योंकि एक वेव जब ट्रांसफर हो रही थी, एक वेव जब प्रोपोगेट कर रही थी तो वो किसी भी एनर्जी वैल्यू के साथ प्रोपोगेट कर सकती है, लेकिन जब पार्टिकल्स प्रोपोगेट कर रहे हैं तो हर पार्टिकल की एक फिक्स एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी है तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ट्रांसफर कर सकता हूं। 2 पार्टिकल भेज दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, 3 पार्टिकल भेज दिए तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। लेकिन आप इसे कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वांटाइज रहती है इसकी एनर्जी हमेशा। तो ये 3 चीजें प्लैंक ने बेसिकली बताई। पहली चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नहीं पार्टिकल नेचर शो करती है, पार्टिकल की फॉर्म में मूव करती है। जो एनर्जी बंडल्स की फॉर्म में वो मूव करेगी छोटे छोटे, उन एनर्जी बंडल्स को हम फोटोन्स या क्वांटा बोलेंगे, और हर फोटोन की एनर्जी एक फिक्स होती है, फिक्स एनर्जी होती है, और उससे जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा। इतनी चीजें याद रहेंगी आपको कि अब वेव की फॉर्म में नहीं, पार्टिकल्स की फॉर्म में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्दर प्लैंक ने अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया, उन्होंने बोला कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल की फॉर्म में मूव कर रही हैं, और हर पार्टिकल जिसको उन्होंने फोटोन बोल दिया था, हर फोटोन की एनर्जी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कि एनर्जी ऑफ every photon is directly proportional to frequency of that electromagnetic radiation।
और यहां से अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो E इक्वल्स टू हो जाएगा h इंटू न्यू, वेयर h इज ए कॉन्स्टेंट, दिस इज नोन एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें जनरली गिवन होती है, फिर भी आप याद रखना अगर कहीं नहीं गिवन हो तो आप बता सको, ये वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। और इसकी यूनिट आप देखो, यूनिट आप इजीली बता सकते हो, ये हो जाएगा E बाई न्यू, न्यू की यूनिट जो होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स, और E की एनर्जी यूनिट जो होती है वो होती है जूल, तो इसकी यूनिट आ जाएगी जूल इंटू सेकेंड। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था पर आपको खुद निकालनी आनी चाहिए यूनिट किसी की भी, तो H की यूनिट हो जाएगी यहां से जूल इंटू सेकेंड। ये आपको याद रखनी है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, एनर्जी ऑफ एवरी फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी बराबर आ जाएगी हमारे पास H इंटू न्यू, हर एक फोटोन की न्यू फ्रीक्वेंसी है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अब फर्दर हमने एक चीज और देखी थी कि न्यू को, किसी की भी फ्रीक्वेंसी को हम c बाई लेमडा की फॉर्म में पुट कर सकते हैं, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करती है, एंड लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। तो यहां से अपने पास वेवलेंथ और c ये पुट कर देंगे हम न्यू की जगह, तो e की एक और वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी hc बाई लेमडा। ये वैल्यूज आपको, ये फॉर्मुलाज आपको याद रखने हैं एनर्जी वर्सेज लेमडा, एनर्जी वर्सेज फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली। तीसरी चीज, ये एक फोटोन की अगर मेरे पास एनर्जी आ गई, तो अगर एक लाइट वेव में या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में n नंबर ऑफ फोटोन है, अगर हम बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR कंसिस्ट ऑफ n फोटोन्स, EMR कंसिस्ट ऑफ n फोटोन्स, देन एनर्जी ऑफ EMR कितनी हो जाएगी, पूरी रेडिएशन की एनर्जी जो आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी NH इंटू न्यू, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, n फोटोन है तो टोटल एनर्जी हो गई NH न्यू। या C और लेमडा की फॉर्म में लिखना चाहें तो E ऑफ EMR या E टोटल भी लिख सकते हो आप, इसको हम बोल देंगे NHC डिवाइडेड बाई लेमडा, वेयर n इज नंबर ऑफ फोटोन, लेमडा इज वेवलेंथ एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मुलाज भी आपको याद होने चाहिए डायरेक्टली। लास्ट थिंग जो आपको याद रखनी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, वो ये कि एनर्जी इक्वल टू मेरे पास डायरेक्टली आ गया hc बाई लेमडा और nhc बाई लेमडा। यहाँ पे hc लेमडा इन सब की अगर अपन ऐसा ही यूनिट पुट करेंगे तो हमें h की वैल्यू भी पता है 6.64 इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू भी पता है 3 इंटू 10⁻8, लेमडा अपने को गिवन होगी, और एनर्जी जो आएगी वो मेरे पास जूल में आ जाएगी, यहाँ पे ऐसा यूनिट मिलेगी, जूल में एनर्जी आ जाएगी अपने पास। लेकिन हमारे पास एक दूसरी यूनिट है जिसमें कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएंगी, h इंटू सी है, इसकी वैल्यू को हम 1240 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर पुट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा यूनिट्स को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर दूं तो एचसी की ये वैल्यू आती है हमारे पास, तो यानी एनर्जी को मैं लिख सकता हूं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, और अगर मैं लेमडा से डिवाइड कर दूं नैनोमीटर में तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। 1240 को लेमडा इन नैनोमीटर से डिवाइड करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। आप बोलोगे सर हमें जूल में चाहिए एनर्जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बस जो एनर्जी आ गई उसको इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास जूल में एनर्जी आ जाएगी। वो पूरी कैलकुलेशन करने से ज्यादा इजी है कि हम ये कैलकुलेशन करके उसको मल्टीप्लाई कर दे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। लेमडा नैनोमीटर में है। अच्छा, अगर मैं लेमडा को एंगस्ट्रोम में पुट कर दूं तो क्या होगा, ऊपर एक जीरो से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रोम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। जो आपको ज्यादा इजी लगे फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो। एक चीज और याद रखना, ये सिर्फ एक फोटोन के लिए ही है। अगर पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या टोटल एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी हुई तो वो 1240 इंटू एन आएगी, उसमें एन से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, और एनर्जी आएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आपको ये इतने फॉर्मुलाज पता है, इतने फॉर्मुलाज याद है, तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी देके एनर्जी पूछ लेंगे, एनर्जी देके फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, एनर्जी देके लेमडा या लेमडा देके एनर्जी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा एनर्जी और लेमडा देके नंबर ऑफ फोटोन पूछ सकते हैं, या नंबर ऑफ फोटोन के साथ कोई भी एक कॉम्बिनेशन देके। बाकी एक चीज आपको हमेशा रिक्वायर्ड रहेगी, तो आप इन फॉर्मुलाज की हेल्प से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर लेना इन पे कुछ क्वेश्चंस, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म किया गया और इस इफेक्ट की वजह से प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सिंपल वे में बताता हूं मैं, नाम से ही दिख रहा है हमें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब भी किसी मेटल शीट पे, कोई मेटल शीट है आपके पास, इस पे अगर आप फोटोन्स इरेडिएट करा देंगे, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें फोटोन्स हैं वो इरेडिएट करा देंगे, फोटोन को हम जनरली hν से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी मेटल शीट पे फोटोन्स इरेडिएट कराने पे उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाना, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाना, इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक चीज याद रखना बस,
हर केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होते हैं, हर केस में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिनमें वो रिमूव होंगे। वो क्या है मैं अभी बता देता हूं, पर आपको बस ये याद रखना है कि फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन निकल गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोन्स की वजह से ये निकल रहे हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इतनी चीजें समझ में आई। अब स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी है, देखो बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। मान लो किसी चीज को आपने एक पर्टिकुलर फोर्स से बांध रखा है, या आपके पास कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने दीवार से बांध रखा है किसी रस्सी से। अब इस रस्सी में जितना, इस रस्सी को तोड़ने के लिए जितना फोर्स चाहिए, या सिंपली मैं ये बोलूं जितने फोर्स से ये ब्लॉक बंधा हुआ है इस दीवार के साथ या इस सरफेस के साथ, जब तक आप उससे ज्यादा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगाओगे, क्या ये ब्लॉक टूट जाएगा? कभी नहीं हट पाएगा ये इससे, ये हमेशा इसके प्रभाव में ही रहेगा, कभी आप इसको दूर नहीं कर सकते। लेकिन जितने फोर्स से बंधा हुआ है उससे ज्यादा फोर्स अगर मैं लगा दूं तो ये यहां से निकल जाएगा, इस सरफेस से रिमूव हो जाएगा। तो क्या वही चीज यहां पे अप्लाई नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन फोर्स से और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, उन फोर्सेज की वजह से बंधे हुए हैं एक दूसरे से। तो जब तक उस फोर्स से, जितने फोर्स से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, उस फोर्स से ज्यादा फोर्स हम नहीं लगाएंगे, या मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं जितनी एनर्जी से वो बाउंडेड है उससे ज्यादा एनर्जी अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। यानी फोटोन के पास एक मिनिमम एनर्जी होना रिक्वायर्ड है। फोटोन शुड हैव, फोटोन के पास एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब तक वो मिनिमम एनर्जी नहीं होगी तब तक कोई इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, एंड दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, हर मेटल के लिए फिक्स होती है कि ये इसकी वर्क फंक्शन है, जब तक इससे कम एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। अब अभी हमने देखा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ही कि एनर्जी को हम h इंटू न्यू की फॉर्म में रख सकते हैं। यानी इस मिनिमम एनर्जी के साथ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी रिलेटेड होगी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी एसोसिएटेड होगी। उस फ्रीक्वेंसी के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। यानी अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने डाली है इस मेटल पे, तो उस केस में कोई इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। यानी दूसरे वर्ड में, इसी बात को मैं दूसरे वर्ड में भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीजें हमेशा याद रखना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाली लाइट अगर आप इरेडिएट करा रहे हैं मेटल शीट पे, तो आपको फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप वेवलेंथ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ई को अपन hc बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो एनर्जी मिनिमम है तो लेमडा कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। यानी एक मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम वेवलेंथ है। इससे ज्यादा वेवलेंथ अगर हो गई तो कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। इस वेवलेंथ को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेवलेंथ। तो क्रिटिकल वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन, इन तीनों चीजों की स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आने पे ही इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो अब आई थिंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको थोड़ा क्लियर है कि वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी हम किसी मेटल शीट पे डालेंगे तो उसी टाइम पे उससे एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए? अब एक चीज और बताओ मुझे, ये ब्लॉक जो था ये बंधा हुआ था, इससे जितने फोर्स से ये बंधा हुआ है आपने एग्जैक्ट उतना ही फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो क्या होगा? ये हट जाएगा बस वहां पे, वहां से आपने बस उतना फोर्स लगा के छोड़ दिया। अब आप क्या कर रहे हो, मान लो ये 10 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड था इसको हटने के लिए, यहां से आपने 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया, इस पे 50 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? ये स्पीड से इधर मूव करेगा। स्पीड से इधर मूव क्यों करेगा? क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन का रूल, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो आपने इस पे जो एनर्जी लगाई है तो ये 10 न्यूटन के बराबर इक्विवेलेंट एनर्जी तो इसको इससे हटाने में खर्च हो गई। बाकी जो 40 न्यूटन के इक्विवेलेंट एनर्जी बची उसका क्या होगा? वो एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूव करता है। हर पार्टिकल जितने फोर्स से वो बंधा हुआ है, बाउंडेड है, उसे ज्यादा फोर्स अगर आप लगाओगे तो वो उतनी स्पीड से आगे मूव करेगा, क्योंकि जो एनर्जी आपने एक्स्ट्रा लगाई है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो क्या वही चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी अप्लाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को जितना भी, इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी? मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं हम, वर्क फंक्शन। W से वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबके टर्म्स भी याद रखना, आप सिंबल्स भी याद रखना। वर्क फंक्शन को W से करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, इसको हम न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और क्रिटिकल वेवलेंथ को हम लेमडा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें याद रखना। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो थी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए वो W थी। आपने जो गिवन एनर्जी दी लाइट को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आपने जो एनर्जी दी, वो मान लीजिए W से ज्यादा है, E एनर्जी दे दी, एंड E इज ग्रेटर देन W।
तो उस केस में होगा क्या, वर्क फंक्शन से जितनी ज्यादा एनर्जी आपने प्रोवाइड की है वो उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जो बाहर एमिट हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वुड बी इक्वल्स टू E माइनस डब्ल्यू। लेकिन ये हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। मैक्सिमम मतलब अगर और कोई भी वहां फ्रिक्शन है या और कोई भी डिस्टर्बेंस प्रेजेंट है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें हमेशा इससे कम ही मिलेगी। ये मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है जब कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी थर्ड पार्टी फोर्स अप्लाइड ना हो वहां पे। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अब एनर्जी जो गिवन है इसको आप इस फॉर्मूला को दूसरे तरीके में भी लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वुड बी इक्वल्स टू जो एनर्जी आपने दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसको आप एच न्यू लिख सकते हो, माइनस वर्क फंक्शन की जगह मैं एच न्यू नोट लिख सकता हूं। वेन न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इरेडिएटेड एंड न्यू नोट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया अपने पास। एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम यहां से, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम would be equals to hc by lambda minus hc by lambda naught, where hc by lambda is wavelength of irradiated electromagnetic radiation and lambda naught is critical wavelength of metal sheet। इन तीन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जनरली सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू अननोन होगी वो आपको बतानी है, सिंपली आप बता दोगे तो इतना काम कर पाओगे। ये एक एक के लिए है, अगर एक नंबर ऑफ फोटोन 1 है तो ठीक है, तो इतना काम कर पाओगे आप इजीली। डायरेक्ट अगर आपको न्यूमेरिकल टाइप कोई क्वेश्चन पूछता है इन चीजों से रिलेटेड तो आप सीधा सीधा बता दोगे। आपको न्यू गिवन है, न्यू नोट गिवन है, काइनेटिक एनर्जी बता दोगे। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, न्यू गिवन है तो न्यू नोट बता दोगे। ऐसे ही कुछ भी गिवन हो, 2-3 चीजें गिवन होंगी, एक रिक्वायर्ड होगी, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें हमें कुछ ग्राफ्स भी याद रखने हैं। कई बार हमें ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपके यूज आएंगे, सिर्फ उतने ही मैं आपको बता रहा हूं, वो आप याद रख लेना, उससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ ग्राफ्स। ये ग्राफ्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं और इंपॉर्टेंट सारे ग्राफ्स मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला ग्राफ अपने को जो याद रखना है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ग्राफ। तो ये ग्राफ हम डायरेक्टली बना सकते हैं। मैं वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी को ले रहा हूं और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। यहां काइनेटिक एनर्जी है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, इस ग्राफ को दो तरीके से बना सकते हो। पहला तो मैं लिख सकता हूं कि वाई एक्सिस पे ये है, एक्स एक्सिस पे न्यू है, तो एक्स के मल्टीप्लाई में जो है वो उसकी स्लोप हो जाएगी, एंड माइनस एच न्यू नोट। हमने बात की थी किसी भी एक मेटल के लिए एच न्यू नोट हमेशा कांस्टेंट मिलेगा आपको। तो वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप का ग्राफ मिलेगा, यानी वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से शुरू हो रहा होगा ये, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको। इसको तो हम कंसिडर करते नहीं है, ये लाइक दिस ऐसे बनेगा एक ग्राफ, यानी यहां से यहां तक कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, जीरो, और उसके बाद यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो पॉइंट है, ये है न्यू नोट। न्यू नोट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब तक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही रहेगी। इसलिए जब तक न्यू जो है वो न्यू नोट के बराबर नहीं हो जाती तब तक हमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ही जीरो है। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। पहला ग्राफ आपको याद रखना है। दूसरा ग्राफ जो आपको याद रखना है वो ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेज इंटेंसिटी का, जो जनरली पूछा जाता है। इसमें याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाओगे तो भी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी इंटेंसिटी के साथ। तीसरा ग्राफ आपको जो याद रखना है वो है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एनपीई लिख रहा हूं मैं इसको, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेज इंटेंसिटी का ग्राफ। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे, ये दोनों चीजें याद रखना। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। एंड फोर्थ ग्राफ आपको याद रखना है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो मैंने बताया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन बस एक चीज याद रखना, यहां तक ये ग्राफ ऐसे चलेगा जीरो, क्योंकि जब तक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं दोगे तब तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे, जीरो रहेंगे। जैसे ही मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ाते रहो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होने वाले। सो ये चार ग्राफ है इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आपको याद रखने हैं। काइनेटिक एनर्जी वर्सेज फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेज फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेज इंटेंसिटी।
इसके साथ आप एक और याद रख सकते हो नंबर ऑफ फोटो करंट का, लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ फोटो करंट नहीं, इट इज फोटो करंट। फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के, तो जो ग्राफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के आए हैं एज इट इज वही अपने को फोटो करंट के भी मिल जाएंगे। तो ये 4 या 5 ग्राफ है जो अपने को याद रखने हैं। इन्हीं ग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ इन्हीं ग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको डायरेक्टली याद रख लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के यहां से आप सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इज बोर्स मॉडल। तो बोर ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उन्होंने एटम के बारे में कुछ चीजें बताई कि ये चीजें सही हैं। लाइक मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, थ्योरी आपके पास होगी, पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएंगे इजीली पोस्टुलेट्स। मैं जल्दी से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो फर्स्ट वन इज, बोर ने ये बोला कि रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस के बारे में बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। एटम के सेंटर में सारा मास और पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते रहेंगे। इन सर्कुलर पाथ्स को बोर ने ऑर्बिट्स नाम दिया, इनको हम ऑर्बिट्स बोलेंगे। सेकेंड थिंग उसने ये बोला कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो पाथ है, सर्कुलर पाथ है, इनमें हर पाथ की एक फिक्स एनर्जी एसोसिएट रहती है हर पाथ के साथ, और जिस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, होती नहीं इतनी, मान लो इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हर एक ऑर्बिट की एक यूनिक एनर्जी होगी, उसके साथ एसोसिएट रहेगी। अब जिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो सारे इसमें रिवॉल्व करेंगे, जिनकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो सारे इसमें रिवॉल्व करेंगे। हर पाथ की एनर्जी फिक्स और एसोसिएट होती है, उतनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन उस पाथ पे रिवॉल्व करेंगे, इसलिए इन ऑर्बिट्स को एनर्जी सेल या एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी सेल और एनर्जी स्टेट। ठीक है जी, ये दो बातें उसने बता दी। थर्ड थिंग उसने बताया कि जो रदरफोर्ड नहीं बता पा रहा था कि क्यों वो न्यूक्लियस में नहीं गिर जा रहे, तो उसने बोला कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पर 2 टाइप के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो फोर्स है वो होगा। तो याद रखना, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसपे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बराबर होता है mv²/r के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। और दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है दो चार्जेस के बीच में, उसकी वैल्यू होती है k(q1q2)/r²। सो बोर्ड ने बताया कि ये दोनों फोर्स जो है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और जो अंदर की तरफ लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। दैट्स व्हाई वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, ना बाहर जाता है ना न्यूक्लियस में गिरता है। तो यहां से उसने बता दिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सो फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए फिक्स ऑर्बिट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, mv²/r वुड बी इक्वल्स टू k(q1q2)/r²। एक चीज और, जो ये ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया कि जो पहला ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो पहला ऑर्बिट है इसके लिए n=1 होगा, दूसरा ऑर्बिट है इसके लिए n=2 होगा, तीसरा ऑर्बिट है इसके लिए n=3। लाइक दिस, ऐसे उसने नंबर दे दिए इनको और उनको नाम भी दे दिया कि n=1 को हम k ऑर्बिट बोलेंगे, n=2 को l ऑर्बिट बोलेंगे, ऐसे ही n=3 जो आएगा उसको m ऑर्बिट, n=4 जो आएगा उसको n ऑर्बिट। लाइक दिस उसने ऑर्बिट्स को नाम दे दिया। और उसने बताया कि जब एक ऑर्बिट में, जब एक एटम में हम न्यूक्लियस से दूर मूव करते हैं तो ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ती जाती है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती है। और अगर एनर्जी बढ़ रही है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाना है तो वो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आ सकता है लेकिन उस टाइम पे वो एनर्जी एमिट करेगा। तो एनर्जी चेंज करके ही वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आ जा सकते हैं। जब तक एक ऑर्बिट में रहेंगे तब तक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ये कुछ चीजें बोर्ड ने बता दी अपने को, और एक दो चीजें उन्होंने एडिशनल बताई थी, थ्योरी में है, आप देख लेना उन सबको। मैं डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे आता हूं, एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल पे आता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कहां कहां यूज आएगा। तो यहां मैं आपको डेरिवेशंस नहीं बताने वाला हूं, डेरिवेशन जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे वहां हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मुलाज याद रख लीजिए, उन फॉर्मुलाज की हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पहला, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर ऑर्बिट। डायरेक्ट फॉर्मुला याद रखना है आपको, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस जो है उसका फॉर्मुला आ जाएगा अपने पास n² × h² डिवाइडेड बाई 4k π² m × jd²।
ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑर्बिट की रेडियस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है जिसकी हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। एच का हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता है। के की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ पाई की वैल्यू पता है। दिस मास इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड जो एटम होगा, ये देखो एन और जेड ये वेरी करेंगे, बाकी सबकी वैल्यू सेम रहेगी हमेशा, जो हमें पता है सारों की वैल्यू। तो अगर हम इन सबकी वैल्यूज पुट कर दें तो आर का डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इन दो की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखें, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आप इस फॉर्मूला से ही सोल्व कर पाओगे। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मूला पे भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट कैलकुलेट हो जाएगी इजीली इससे। दूसरा एप्लीकेशन है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बोर्स ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इन एन ऑर्बिट। तो इसके लिए भी डेरिवेशंस मैं आपको बताऊंगा बाद में जब हम एटॉमिक को डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2 पाई स्क्वायर इंटू के इंटू एम जेडी स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर इंटू के इंटू एम जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एच। सेम वही चीज, जेड और एन ये दो वेरिएबल है, बाकी सबकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो अगर बाकी सबकी वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा 2.165 इंटू 10⁶ इंटू जेड डिवाइडेड बाई एन। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, यूनिट इसकी आएगी मीटर पर सेकंड में। ऐसा यूनिट्स में मिली है अपने को मीटर पर सेकंड। ये मैक्सिमम वही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वेलोसिटी के इस फॉर्मूला से सोल्व हो जाएंगे। कुछ कुछ में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, वो आप याद रख लेना। चलिए जी, थर्ड एप्लीकेशन जो है वो देखते हैं अब हम। सो थर्ड एप्लीकेशन इज एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट एक ही बात है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट में भी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, बस इसमें एक दो एडिशनल चीजें भी बताऊंगा। देखो जनरली 3 टाइप की एनर्जी मिलेंगी हमें यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो इनमें एक रिलेशन भी आप डायरेक्टली याद रख लेना कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी से डबल होती है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और सिर्फ डबल ही नहीं, इसका साइन भी ऑपोजिट होता है। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी होती है अपने पास, टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, वो हमेशा बराबर होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। तो इन तीनों में रिलेशन आप डायरेक्ट बता सकते हो अब यहां से, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो यहां से हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। सो यहां से हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो है वो हो जाएगी 2 इंटू टोटल एनर्जी, और इसको हम बराबर बोल सकते हैं 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी माइनस में। तो अब यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का साइन हमेशा सेम आएगा, वैल्यू अलग होगी। इन दोनों की टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, साइन हमेशा अपोजिट होगा। डायरेक्ट मैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बता देता हूं आपको। किसी भी ऑर्बिट में आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला टोटल एनर्जी का अपने पास आता है -2 पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू e⁴ इंटू जेड स्क्वायर। इट इज -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर e⁴ इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला। सेम वही चीज, जेड और एन जो है वो इसमें वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो टोटल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। कुछ कुछ जगह पे आपको इस फॉर्मूला की एंड कुछ कुछ जगह पे आपको इस फॉर्मूला की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे, हमें कौन सा चाहिए है उसके अकॉर्डिंग। इसमें याद रखना एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है बस अपने को। ये जो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको फॉर्मूला पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आ गई अपने पास रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। ये डायरेक्ट आप इन फॉर्मुलाज की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। बोर मॉडल में आपको काफी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, आप सारे सोल्व कर पाओगे इससे। एक चीज और याद रखना, एनर्जी ऑफ एक ऑर्बिट मिल गई मुझे, तो क्या अब मैं ये बता सकता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी चेंज क्या होगा? बहुत सिंपली हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो बहुत सिंपल है। हम जो दोनों ऑर्बिट है उन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी देख लेते हैं, जिसमें वो पहले था और जहां वो जा रहा है, दोनों की जो एनर्जी आएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम एक दूसरे में से, तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है। लोअर ऑर्बिट n1 है और हायर ऑर्बिट n2 है, n1 से n2 में जा रहा है वो, तो एनर्जी ऑफ n2 कितनी हो जाएगी अपने पास? एनर्जी ऑफ n2 विल बी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर। एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हमेशा एक ही एटम के अंदर करेगा तो जेड सेम रहेगा। और एनर्जी ऑफ n1 कितनी हो जाएगी?
माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर। तो अगर वो N1 से N2 में जा रहा है तो चेंज इन एनर्जी कितना हो गया, डेल्टा ई वुड बी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है, तो उस टाइम पे चेंज इन एनर्जी आ गया अपने पास। बस एक केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, एक केस में एनर्जी एमिट हो रही होगी। जब एब्जॉर्ब होती है तो एनर्जी पॉजिटिव होती है, जब एमिट होती है तब एनर्जी नेगेटिव होती है। बस इतनी चीज का ध्यान रखना, बाकी डायरेक्ट चेंज इन एनर्जी अपने को यहां से मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपने पास आ गया चेंज इन एनर्जी। जब अब इस पे क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे, आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें ये गिवन होगा कि इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन कर रहा है, तो बताओ उसमें एनर्जी चेंज कितना आ गया, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी एनर्जी एमिट हो रही होगी, ऐसी चीजें। एक चीज और याद रखना, आपको जनरली ये चीजें गिवन मिलेंगी, या तो सीधा मिल गया अगर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 तब तो कर दोगे तुम लोग डायरेक्ट, लेकिन कई बार आपको लिखा मिलता है कि वो ग्राउंड स्टेट से कहीं जा रहा है, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कहीं जा रहा है, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट से कहीं जा रहा है। तो याद रखना ग्राउंड स्टेट जो होती है वो n इक्वल टू 1 होती है, जो पहला ऑर्बिट है उसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 होती है। जब भी एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ दिखे ना तो n उससे एक ज्यादा होगा हमेशा। मींस अगर आपको लिखा है 15th एक्साइटेड स्टेट तो इसका मतलब इसके लिए n की वैल्यू 16 है। जो भी एक्साइटेड स्टेट हो उससे एक ज्यादा n ले लेना और उस हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट कर देना। फॉर एग्जांपल अगर वो पूछता है आपको कि बताओ अगर 50th एक्साइटेड स्टेट दी है, 50th एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, चेंज इन एनर्जी बताओ। एटम आपको हमेशा देगा वो। एक चीज जो हमने यहां नहीं देखी, जल्दी से मैं बता देता हूं, बोर ऑर्बिट सिर्फ और सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस 2 हो गया, बेरिलियम प्लस 3 हो गया, इन सब के लिए। तो मान लो उसने दे दिया हाइड्रोजन में वो 50 स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, 13.1 इंटू जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन है तो 1, N1 की वैल्यू हो गई 1 क्योंकि ग्राउंड स्टेट है, N2 की वैल्यू हो गई 51 क्योंकि 50th एक्साइटेड स्टेट है। वैल्यूज रखो, डेल्टा ई निकाल लो, सिंपल, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इजीली यहां से। ये जो डेल्टा ई आएगी ये वो एनर्जी चेंज होगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, एनर्जी इमिट होती है जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनी होती है फोटोन्स से, यानी ये एनर्जी जो आएगी ये एक तरह से अपने पास उस फोटोन की एनर्जी आ गई जो उस टाइम पे एमिट हो रहा होगा या एब्जॉर्ब हो रहा होगा। तो इस एनर्जी की हेल्प से आपसे वो फर्दर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ भी पूछ सकता है कि बताओ जब ये यहां से यहां आ रहा है तो जो फोटोन एमिट हो रहा है, फोटोन का मतलब जो लाइट एमिट हो रही है, तो उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। तो सिंपली आप क्या करोगे, एनर्जी कैलकुलेट करोगे, E इक्वल्स टू hc बाई लेमडा लगाओगे और यहां से वेवलेंथ ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर लोगे। तो सिंपल सारे क्वेश्चन जो आपको इसी टाइप के मिलने वाले हैं, इसमें जितने भी मिलेंगे डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करना और कैलकुलेट कर लेना। चलिए जी, ये बात हो गई एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल की। अब एक और एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल है, एप्लीकेशन में ही आता है वो भी बोर मॉडल की, उसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जल्दी से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्या इसकी कहानी है पूरी, वो जल्दी से देखेंगे हम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो मैं एक जल्दी से एक सिंपल वे में अगर आपको बताऊं स्पेक्ट्रम, तो ये मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म देखा है सबने, एक प्रिज्म से अगर मैं एक व्हाइट लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसको बोलते हैं, अगर मैंने एक व्हाइट लाइट को पास कराया तो वो व्हाइट लाइट 7 प्लस में डेविएट हो जाएगी विबग्योर में, है ना। इस विबग्योर का अगर हम एक स्क्रीन पे ग्राफ ले लें, ये जो डायग्राम बनेगा विबग्योर का पूरा, यहाँ वोयलेट, देन यहाँ इंडिगो, देन ब्लू, ये सब अगर हम यहाँ पूरा डायग्राम ले लें तो इसको ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एक स्क्रीन पे इस विबग्योर का डायग्राम, किसी भी एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड लाइट का या रिफ्लेक्टेड लाइट का जब हम किसी स्क्रीन पे डायग्राम बनाते हैं उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम दो टाइप के हो सकते हैं अपने पास। एक टाइप का स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दूसरे टाइप का स्पेक्ट्रम होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दो टाइप के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसा होता है, आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसमें विबग्योर दिखता है अपने को, वोयलेट से लेके रेड तक कलर दिखते हैं, उनके बीच में कहीं कोई गैप नहीं होता, कहीं कोई अंधेरा नहीं होता। लाइक अगर यहां वोयलेट है तो जैसे ही वोयलेट खत्म होने वाला होगा उसी टाइम पे इंडिगो शुरू हो जाएगा, जैसे ही इंडिगो खत्म होने वाला होगा उसी टाइम पे ब्लू शुरू हो जाएगा। लाइक दिस, एक कलर खत्म होने से पहले ही दूसरा शुरू हो जाता है, उनके बीच में कोई डार्क लाइन नहीं होती, कोई गैप नहीं होता। That type of spectrum is known as continuous spectrum। लेकिन वही एज्यूम करो एक बार रेनबो अगर ऐसी बनती, वोयलेट कलर है पूरा, फिर उसके बाद डार्क लाइन है, उसके बाद इंडिगो है, उसके बाद डार्क लाइन है, देन ब्लू कलर है, उसके बाद डार्क लाइन है। लाइक दिस, ऐसे कलर्स हैं और उनके बीच में डार्क लाइन्स आ रही हैं, तो ये क्या डिस्क्रीट बन रहा है, यानी कंटिन्यूसली कलर नहीं दिख रहा अपने को, बीच बीच में डार्क भी आ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ये था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम को फर्दर हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कंटिन्यूस डिस्क्रीट दोनों को। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है
एमिशन स्पेक्ट्रम। एक चीज और बता दूं मैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ही होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है, कोई भी एटम से जो स्पेक्ट्रम अपने को दिखाई देगा वो स्पेक्ट्रम हमेशा डिस्क्रीट होता है। ये रदरफोर्ड मॉडल की कमी भी थी, उसके हिसाब से कंटिन्यूस आना चाहिए था, लेकिन स्पेक्ट्रम कैसा आता है अपने पास, डिस्क्रीट आता है। अभी देखेंगे हम कैसा होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। फर्दर स्पेक्ट्रम दो टाइप का हो सकता है अपने पास, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक होता है एमिशन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। जब भी कोई लाइट किसी पार्टिकल से या किसी एटम से एब्जॉर्ब हो रही होगी, यानी कोई भी पार्टिकल या एटम अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो देखो जब भी किसी पार्टिकल पे लाइट गिरती है ना, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली मैंने, उस पर व्हाइट लाइट डाली, तो व्हाइट लाइट विबग्योर की सारी वेवलेंथ होती है, 3800 से लेके 7600 तक सारी की सारी वेवलेंथ होती है एक व्हाइट लाइट में। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, सारी वेवलेंथ को कभी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये कुछ फिक्स या कुछ प्री डिफाइंड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। अब अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड लाइट का डायग्राम बनाऊं तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम अपने को उन जगह पे काली लाइन दिखाएगा, बाकी सब जगह कलरफुल होगा। जो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हुई है उन सब की जगह कलरफुल होगा पूरा, लेकिन जो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है वहां पे अपने को डार्क लाइंस दिखेंगी बस। तो ये अपने को उन वेवलेंथ की एब्सेंस दिखाएगा जो एब्जॉर्ब हो गई हैं, इसलिए इस टाइप के स्पेक्ट्रम को अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब किसी भी पार्टिकल ने जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होती, इसलिए अपने स्टेबिलिटी को वापस गेन करने के लिए वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो उन लाइट्स को एमिट करेगा। और जब वो किसी लाइट को एमिट करेगा, देखो एमिशन और रिफ्लेक्शन में फर्क होता है। जो चीज लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होगी वो सिर्फ आपको तभी दिखेगी जब आप लाइट जलाएंगे, अंधेरे में वो आपको नहीं दिखेगी। लेकिन जो चीज लाइट को एमिट कर रही होगी वो आपको तब भी दिखेगी जब वहां अंधेरा होगा, क्योंकि लाइट उसके अंदर से आ रही है। तो जब कोई चीज लाइट को एमिट करती है, उस टाइम पे जब हम उस एमिशन वाली लाइट का स्पेक्ट्रम बना लेंगे, तो उसमें जो जो वेवलेंथ वो एमिट कर रहा है, सिर्फ उस वेवलेंथ की जगह पे हमें लाइन दिखेंगी, बाकी पूरी जगह डार्क दिखेगा। दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो दो टाइप के स्पेक्ट्रम हो गए अपने पास, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां हम बता दूं, हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ने वाले हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो एमिशन स्पेक्ट्रम भी दो टाइप का होता है फर्दर अपने पास, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। जब भी जो वेवलेंथ एमिट हो रही है वो बहुत दूर दूर है, एक लेमडा 5000 एंगस्ट्रॉम है, दूसरी 5500 है, तीसरी 6000 है, चौथी 6500 है, उस केस में उनकी जो डायग्राम बनेगा उसमें अपने को जो लाइंस दिखेंगी वो दूर दूर दिखेंगी, डिस्क्रीट लाइंस की फॉर्म में होगा ये। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को अपन बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन जब वेवलेंथ में गैप बहुत कम हो, एक की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, दूसरे की 501 नैनोमीटर है, तीसरे की 502 नैनोमीटर है, 503 नैनोमीटर है, ऐसे सब ग्रुप में हो, यानी एक बार 500 से 505 तक की 10 लाइन मिल रही है, उसके बाद 550 से 555 की 10 लाइन मिल रही है, उसके बाद 650 से 655 तक की 10 लाइन मिल रही है। तो इस केस में क्या होगा, जहां 500 से 505 वहां पे 10 लाइन लगातार होंगी ऐसे, उसके बाद बीच में अंधेरा, फिर ऐसे 10-15 लाइन लगातार होंगी, फिर अंधेरा, फिर 10-15 लाइन होंगी। लाइक इसमें अपने को बैंड्स दिखेंगे, यहां सिर्फ लाइन दिख रही थी, यहां बहुत सारी लाइंस का कॉम्बिनेशन जिसको बैंड बोलते हैं, वो बैंड दिखेंगे। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को अपन बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। हम ये यहां जो पढ़ना है वो सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, क्योंकि हम सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोजन हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। वो सारे एटम्स जिनके लिए जेड लेसर देन 10 है वो सारे लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, और जिनके लिए जेड ग्रेटर देन 10 है वो सारे बैंड स्पेक्ट्रम शो करते हैं। ठीक है जी, तो इतनी चीजें समझ में आई आपको स्पेक्ट्रम होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैं थोड़ा स्पीड से लेके चल रहा हूं चीजों को, क्योंकि हम रिव्यू देख रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को तब मैं सारी चीजें आपको एकदम धीरे धीरे प्यार से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब मुझे पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया हाइड्रोजन हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, तो इसको हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो और सिंपली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो। ठीक है जी, क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जल्दी से देखिए। तो हाइड्रोजन में अब होगा क्या, हाइड्रोजन में n = 1 2 3 4 5 सारी सेल्स प्रेजेंट है। एक चीज मैं और आपको एक बता दूं कि किसी भी एटम में आप बोलोगे सर हाइड्रोजन में तो सिर्फ 1s2, हमने कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा आइडिया है हमें कॉन्फ़िगरेशन का, सॉरी 1s1 ही होता है, तो इसमें तो सर n = 1 ही प्रेजेंट है सिर्फ, जी नहीं, हाइड्रोजन में n = 1 से n = इनफाइनाइट तक सारे प्रेजेंट हैं, बस इलेक्ट्रॉन सिर्फ n = 1 में प्रेजेंट है। 1s1, इसके बाद 2s0, 2p0, 3s0, 3p0, ये सारी प्रेजेंट तो है लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है बस कोई। इसलिए आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि किसी एटम में सेल, ये वाली सेल तो है ही नहीं, सेल सब में होती है। तो हाइड्रोजन में n = 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारी प्रेजेंट है। मैं उनका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया लेके उनको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बना रहा हूं। ये n = 1 है, ये n = 2 है,
ये n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7 एंड लाइक दिस सो ऑन। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहले से जा चुका है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब जब वो वहां से वापस आ रहा है तब हम उसका डायग्राम बना रहे हैं, उसका स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं। तो उसका स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा अपने पास, देखो अब वो जब ग्राउंड स्टेट से ऊपर गया तो वो कहीं भी जा सकता है, n इक्वल टू 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, कहीं में भी हो सकता है। तो अब जब वो वापस आएगा तो कैसे कैसे आ सकता है, देखो अगर मान लो वो n इक्वल टू 2 में चला गया होगा तो 2 से 1 में आने का उसके पास ये एक तरीका है, इस तरीके से वो 2 से 1 में आ सकता है। ठीक है जी, इसका तो एक ही तरीका है। लेकिन मान लो वो n इक्वल टू 3 में चला गया था, जब वो एक्साइट हुआ पहले तो वो ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 3 में चला गया था, तो 3 से वापस 1 में आने के उसके पास दो तरीके हो सकते हैं। या तो वो 3 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, एक तरीका तो ये हो सकता है कि वो 3 से सीधा सीधा 1 में आ गया। एक तरीका ये हो सकता है कि वो 3 से पहले 2 में आए और उसके बाद 2 से 1 में आए। तो इसका डायग्राम तो मैं बना चुका हूं, एक लाइन को मैं दो बार नहीं बनाऊंगा कहीं भी, ये यहां बन चुके तो दोबारा नहीं बना रहा इसको मैं। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। अच्छा, वो 4 में भी तो जा सकता था पहले एनर्जी अब्जॉर्ब करके, तो अगर वो पहले से 4 में हुआ तो 4 से डायरेक्ट 1 में आ सकता है, 4 से पहले 2 में आके 2 से 1 में आ सकता है, या 4 से पहले 3 में आके 3 से 2 में आके 2 से 1 में आ सकता है। ऐसे ही 5 में हुआ तो 5 से डायरेक्ट 1 में आ सकता है, 5 से पहले 2 में आके 2 से 1 में आ सकता है, 5 से पहले 3 में आके 3 से 1 में आ सकता है, 5 से पहले 4 में आके 4 से 3 में आके 3 से 2 में आके 2 से 1 में आ सकता है, 6 से लाइक दिस। सब में ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ पॉसिबल हो सकते हैं, जिन पाथ्स को फॉलो करके वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाए, वापस उस स्टेट में आ जाए जहां से वो गया था। ठीक है जी, ऐसे ही 7 में हुआ तो ये कर सकता है वो सारी चीजें लाइक दिस। ठीक है, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज याद रखना, मैंने इनको एक जगह क्यों बनाया, जब वो n इक्वल टू 1 में आ रहा है उन सबको एक जगह क्यों बनाया, क्योंकि जब भी उसकी फाइनल स्टेट सेम होगी, याद रखना इस चीज को, जब भी उसकी फाइनल स्टेट सेम होगी जिसमें वो आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ हमें एक फिक्स ऑर्डर में ही मिलेगी। ये वेवलेंथ हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रही होगी, ये चीज हमेशा याद रखना। इसलिए इसको हमने एक सीरीज, एक कॉम्बिनेशन बना दिया और एक सीरीज का नाम दे दिया, दैट सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। तो हम बोल देंगे अब कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू किसी से भी इनफाइनाइट से आ रहा हो, चाहिए ये मैं लाइन बना रहा हूं, जब वो n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू 1 में आ रहा है, n इक्वल टू 1 में आ रहा होगा तब हम उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। यानी लाइमन सीरीज के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था हमने, उसमें n2 की वैल्यू क्या हो गई, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, n1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। बस इतनी चीजें याद रख लो, अलाइनमेंट में सारी चीजें तुम खुद ही कर सकते हो। इसके बाद कैसे, अभी मैं बताऊंगा जल्दी से। जब भी वो n इक्वल टू 2 में आएगी, जब इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 2 में आ रहा है, उस टाइम पे उसकी लाइंस हमें विजिबल रीजन में दिखती हैं। यहां से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, सारी की सारी लाइंस विजिबल रीजन में नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग की 5 लाइन विजिबल रीजन में होती है हाइड्रोजन में, तो हम एक तरह से विजिबल में ही बोल देते हैं उसको। जब तक आपको स्पेसिफिकली गिवन ना हो कि आपको विजिबल में नहीं माननी सारों को, तब तक आप सबको विजिबल में मान के चलोगे। इसको भी हमने एक सीरीज बना दिया, इस सीरीज को हम नाम देते हैं बामर सीरीज। अब बामर सीरीज में आई थिंक आप खुद बता सकते हो, इसमें n2 की वैल्यू हो जाएगी 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, n1 की वैल्यू इसमें रहेगी हमेशा 2। ठीक है जी, जब वो n इक्वल टू 3 में आएंगे तब भी एक स्पेशल रीजन में मिलेगा, ये हमें इंफ्रारेड रीजन में मिलती है डायरेक्ट, IR लिख रहा हूं मैं इसको, इंफ्रारेड रीजन। इस सीरीज को हम नाम देते हैं पास्टन सीरीज, इसको बोलते हैं पास्टन सीरीज। ऐसे ही जब n इक्वल टू 4 में आएगी तब भी रीजन इंफ्रारेड ही रहेगा, लेकिन वेवलेंथ थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट। जब n इक्वल टू 5 में आएगी तब फार इंफ्रारेड, और भी ज्यादा इंफ्रारेड होगा, इसको हम बोलते हैं फुंड, सीरीज का नाम है फुंड। एंड जब इसमें आएगी तब इस सीरीज को हम बोलते हैं हम्फ्री। आपको बस सीरीज के नाम याद रखने और सीरीज के साथ ये याद रखना कि उसमें n की वैल्यू क्या है। पास्टन सीरीज मतलब n1 इक्वल टू 3, n2 3 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट सीरीज मतलब n1 इक्वल टू 4, n2 4 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। फुंड मतलब n1 इक्वल टू 5, n2 5 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। हम्फ्री मतलब n1 इक्वल टू 6, n2 6 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो अगर इतनी चीजें आपको याद है तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप कुछ भी बता सकते हो, बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। कैसे बता सकते हैं, जल्दी से बताता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में क्या पता है मुझे, हमें पता है रीजन कौन सा होगा, अल्ट्रावायलेट रीजन, पहली चीज जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, डेल्टा ई का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 की जगह इसमें 1 रहेगा, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूला को बस डायरेक्ट याद मत रखो, बस ये याद रखो इसमें n1 की वैल्यू लाइमन में हमेशा कितनी होगी,
1 N2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। अब अगर उसने आपको ये दिया है कि बताओ कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 10 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन अल्ट्रावायलेट रीजन और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज कितनी हो जाएंगी, तो आप सिंपली बोल दोगे n-1, वेयर n इज जिस स्टेट से वो आ रहा है। क्यों? क्योंकि मान लो n इक्वल टू 3 से 1 में आ रहा है, तो 3 से 1 में भी आ सकता है, 3 से पहले 2 से आगे भी 1 में आ सकता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिली मुझे? 2। अगर वो n इक्वल टू 5 से 1 में आ रहा है, तो 5 से डायरेक्ट 1 में आ सकता है, 5 से पहले 4 में आके 4 से 1 में आ सकता है, 5 से पहले 3 में आके 3 से 1 में आ सकता है, 5 से 2 में आके 2 से 1 में आ सकता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएंगी? 4। यानी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमेशा उस स्टेट से एक कम होंगी जहां से वो आ रहा है, तो वेयर n इज हायर एक्साइटेड स्टेट। जैसे अगर वो आपको बोल दे कि बताओ 15th एनर्जी स्टेट से, 15th एक्साइटेड स्टेट नहीं बोल रहा हूं मैं, 15th ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, n इक्वल टू 1 में आ रहा है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन अल्ट्रावायलेट रीजन, तो आप क्या बोल दोगे सीधा? 15-1 दैट इज 14। समझ गए इस चीज को? ये हो गई लाइमन सीरीज। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, अपन जो ये सीरीज में लाइंस होती हैं, इनमें जो फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 1/λ। इसका फॉर्मूला अपने पास होता है RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सिंपली हमने क्या किया, एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया, एनर्जी इक्वल टू hc/λ, hc को इधर ले जाके 13.6 डिवाइडेड बाई hc की ये वैल्यू आ गई मेरे पास RH। यहाँ पे इस फॉर्मूला को अपन रिडबर्ग फॉर्मूला भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं इसको? रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला। इसमें जो RH है इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 109677 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखना आप, डायरेक्टली RH की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 109677 एंगस्ट्रॉम इनवर्स। ठीक है जी, इतनी चीजें आप याद रख लेंगे। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, रिडबर्ग फॉर्मूला हो गया। तो अब अगर आपको वो वेवलेंथ भी कैलकुलेट कराए इनमें, तो भी इजीली कर सकते हो। अगर लाइमन सीरीज में करनी है तो n1 की वैल्यू 1 रख दूंगा, जिस भी सीरीज से आ रहा है उसकी वैल्यू n2 की वैल्यू रख देंगे वहां पे, और आपके पास उसकी वेवलेंथ भी आ जाएगी, एनर्जी भी आ जाएगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी आप बता सकते हो। ऐसे ही दूसरी सीरीज अगर आपको बामर सीरीज दे रखी है, तो बामर सीरीज में आपको क्या याद रखना है? रीजन हो गया विजिबल रीजन, n1 की वैल्यू हो गई 2, n2 की वैल्यू हो गई 3 से लेके इनफाइनाइट तक, कुछ भी डायरेक्ट आप सारी चीजें बता सकते हो। यहां से डेल्टा ई भी बता दोगे, लेमडा भी बता दोगे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके, और टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएंगी? n-2। जैसे वो बोले बताओ n इक्वल टू 50 से n इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज कितनी हो गई? तो हम सीधा बोल देंगे 50-2 दैट इज 48। n इक्वल टू 101 से n इक्वल टू 1 में आ रहा है, नंबर ऑफ लाइन इन बामर सीरीज 101-2 दैट इज 99। सीधा बता सकते हो आप इजीली। ठीक है जी, चलिए अब एक चीज और जो आपको बामर सीरीज में याद रखनी है, वो इसकी लेमडा आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो 1/n1 माइनस 1/n2, जो अभी फॉर्मूला देखा था उसमें वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट वन इज पास्टन सीरीज। अब आप शायद सबका बता सकते हो, अगर पास्टन सीरीज का आपको कोई पूछता है तो पास्टन सीरीज में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएंगी? n-3, क्योंकि n1 इक्वल टू कितना इसका 3, n2 इक्वल टू कितना इसका 4 से लेके इनफाइनाइट। ब्रैकेट में, फुंड में और हम्फ्री में, सब में बता सकते हो, डायरेक्ट खुद कोशिश करना उसको बताने की। एक चीज और जो आपको याद रखनी है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें, तो जो चीज अपने को याद रखनी है वो ये कि कई बार अपने को n2 से n1 में वो ट्रांजिशन दे देंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो n2 से n1 में आ रहा है, तो वो रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो बताओ जब वो n2 से m1 में आया तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिलेंगी हमें? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिलेंगी? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी पूछ सकता है, या टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछा जाए या टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ पूछा जाए, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में ट्रांजिशन करेगा तो इसके नंबर हो जाएंगे n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएंगी। बस ये चीज याद रखना, इसमें टोटल नंबर आएंगे। अगर वो लाइमन, बामर, पास्टन में अलग अलग पूछ रहा है तो जैसा मैंने आपको बताया था, लाइमन में n-1, बामर में n-2, पास्टन में n-3, लाइक दिस। तो जैसे मान लो उसने पूछा कि बताओ n इक्वल टू 15 से n इक्वल टू 1 में आया, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएंगी? तो क्या करोगे आप? 15 माइनस 1 इंटू 15 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 15 इंटू 14 बाई 2 दैट इज 15 इंटू 7, तो 105। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी आपके पास? 105 हो गई। इसे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बता दोगे। इससे एक टाइप के और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अपन। कई बार वो अपने को बोल देते हैं कि बताओ जब n इक्वल टू 15 से 1 में आया तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इंफ्रारेड रीजन कितनी हो गई? तो अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर वो पूछता तब तो आप सीधे बोल देते 15 माइनस 1, क्योंकि हमें पता है अल्ट्रावायलेट में सिर्फ लाइमन आता है और लाइमन में n-1 होती है। अगर विजिबल में वो पूछता तो भी हम बोल देते 15 माइनस 2, क्योंकि विजिबल में सिर्फ बामर सीरीज आती है और बामर सीरीज में 15 माइनस 2 होती है।
लेकिन उसने इंफ्रारेड में पूछ लिया। इंफ्रारेड में तो पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री सारे आते हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, आप अल्ट्रावायलेट और विजिबल की कैलकुलेट कर लोगे, ये टोटल हो गई 27, और उसके बाद इनको छोड़ के जितनी भी होती है बाकी सारी इंफ्रारेड में होती हैं। आप अल्ट्रावायलेट रीजन छोड़ दो यानी लाइमन सीरीज छोड़ दो, बामर सीरीज छोड़ दो यानी विजिबल रीजन छोड़ दो, उसके अलावा सारी की सारी लाइन इंफ्रारेड रीजन में होंगी। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करो, उनमें से अल्ट्रावायलेट प्लस विजिबल को माइनस कर दो, तो इंफ्रारेड में कितनी आ जाएंगी अपने पास, इंफ्रारेड रीजन में हो जाएंगी 105 माइनस 27। इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 85 माइनस 7 दैट इज 78। तो 78 स्पेक्ट्रल लाइन इसमें हो गई इंफ्रारेड रीजन में। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो ध्यान रखना, इनको आप इस फॉर्मूला की हेल्प से इजीली सोल्व कर सकते हो। अब कई बार हमें डायरेक्ट लाइन लिख के नहीं देता होगी, N2 से N1 में ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वैल्यू नहीं देता, वो अपने को अल्फा, बीटा या कुछ इस फॉर्म में दे देता है। तो उस टाइप की चीजों को हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं अभी। जी हाँ, तो ये देखिए, ये अपने पास लाइमन सीरीज है, ये अपने पास बामर सीरीज है, और ये अपने पास पास्टन सीरीज है। अगर ये n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी सीरीज की जो पहली लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं अल्फा लाइन। फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी सीरीज इज नोन एज अल्फा लाइन। ये अल्फा लाइन ऑफ लाइमन है, ये अल्फा लाइन ऑफ बामर है, ये अल्फा लाइन ऑफ पास्टन है, ऐसे अल्फा लाइन ऑफ ब्रैकेट। हर सीरीज की पहली लाइन को हम बामर अल्फा लाइन बोलते हैं। तो यहां से एक चीज जो आपको याद रखनी है, लाइमन की अल्फा लाइन जब भी बोले इसका मतलब आपको समझ जाना है n2 इक्वल टू 2, n1 इक्वल टू 1। बामर की अल्फा लाइन जब भी बोले तो बामर की अल्फा लाइन मतलब n2 इक्वल टू 3, n1 इक्वल टू 2। पास्टन की अल्फा लाइन n2 इक्वल टू 4, n1 इक्वल टू 3। दूसरी लाइन जो होती है इसको बोलते हैं बीटा लाइन। सबकी दूसरी लाइन को बीटा लाइन बोलेंगे, सबकी तीसरी लाइन को गामा लाइन बोलेंगे। एंड ये जो इसको फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, अल्फा लाइन बोल दो या फर्स्ट लाइन भी बोल सकते हो। हर सीरीज की अल्फा लाइन, हर सीरीज की फर्स्ट लाइन। और ये जो होती है इनफाइनाइट टू 1 वाली, इसको हम बोलते हैं लास्ट लाइन। ये चीजें हमेशा याद रखना बस, क्योंकि कई बार अपने को फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन ऐसी चीजें यूज की जाती हैं। और एक चीज और, एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो फर्स्ट लाइन का सबसे कम होता है। फॉर फर्स्ट लाइन डेल्टा ई इज मिनिमम, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी इसकी, मिनिमम आएगी, और लेमडा इसकी मैक्सिमम आएगी। और जो लास्ट लाइन है इसके लिए डेल्टा ई मैक्सिमम होता है, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम आएगी एंड वेवलेंथ मिनिमम आएगी। तो ये भी याद रखना, कई बार वो ऐसी वाली टर्म भी यूज कर लेते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन जो है उसके लिए ये कंडीशन गिवन है, या मिनिमम एनर्जी वाली, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली, या मैक्सिमम वेवलेंथ वाली। तो ये याद रखना कि मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी फर्स्ट लाइन के लिए होते हैं, मैक्सिमम एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ लास्ट लाइन के लिए होते हैं। अब इनमें से कोई भी टर्म वो यूज करें, आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक चीज और, कई बार वो ऐसी टर्म यूज कर लेते हैं कि इन हाइड्रोजन एटम एम अल्फा लाइन। तो ये अल्फा तो आप समझ जाओगे कि फर्स्ट लाइन है, ये जो एम है ये अपने को बताएगा कौन सी सीरीज की, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी देखा था बोर में कि n इक्वल टू 1 के लिए k होता है, n इक्वल टू 2 के लिए l होता है, n इक्वल टू 3 के लिए m होता है। तो ये जो इंटीजर, ये जो अल्फाबेटिकल ये लिखा टर्म लिखी है, इसे आप n की वैल्यू बता दोगे। m के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी 3, और n की वैल्यू 3 मतलब कौन सी सीरीज होती है, पास्टन सीरीज। तो m अल्फा का मतलब हो गया पास्टन सीरीज की पहली लाइन, उसके लिए हो जाएगा अपने पास क्या, n2 इक्वल टू 4 एंड n1 इक्वल टू 3। ऐसे ही वो आपको दे दे मान लो L बीटा लाइन, तो L मतलब n इक्वल टू 2 और बीटा लाइन मतलब दूसरी लाइन। तो n इक्वल टू 2 मतलब हो गया बामर सीरीज, और बामर सीरीज की दूसरी लाइन कौन सी हो जाएगी, n2 इक्वल टू 4 टू n1 इक्वल टू 2 वाली। तो इन चीजों को देख के आप यहां से जो इतनी चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी हैं, इनसे स्पेक्ट्रम के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब एक चीज याद रखना, अपने को क्वेश्चंस कई बार स्पेक्ट्रम, बोर मॉडल और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इन तीनों के मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं। तो सारे फॉर्मूलाज को इंटर रिलेट करना आपको आना चाहिए, इनको अच्छे से समझ लेना। दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम। और अब बोर मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, वो जल्दी से देखते हैं हम। तो बाकी सब तो थ्योरी है, आप पढ़ लोगे, इसमें एक दो चीजें याद रखना बस। बोर ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं रिवॉल्व करेगा जहां mvr इक्वल टू nh/2π हो। क्यों करेगा, इसके बारे में बोर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। दूसरी चीज, जब हम ये स्पेक्ट्रल लाइन हमने जो पढ़ी, इनको जब हम ऑब्जर्व करते हैं डीपली, तो इनमें फाइन लाइंस दिखनी है अपने को, फाइन स्पेक्ट्रम दिखता है। फाइन स्पेक्ट्रम मतलब क्या है कि जैसे ये वाली एक लाइन दिख रही थी मुझे जो 3 से 1 में आ रही थी, इसको जब डीपली देखा मैंने तो ये एक लाइन नहीं थी, ये बहुत सारी पतली पतली लाइंस का कॉम्बिनेशन थी। वो लाइंस क्यों बन रही है, इसके बारे में बोर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड तीसरी चीज, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लाइक ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डेविएट करती हैं, क्यों डेविएट करती हैं, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन बोर नहीं दे पाया था। तो ये कुछ लिमिटेशन रह गई थी बोर की, जिनको हम आगे देखेंगे कैसे आगे के मॉडल्स में ये इंप्रूव हुई।